एक है डिसेंडिंग और एक है असेंडिंग, और फिर हमारे पास लास्ट में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और इवन इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो वो क्या है, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। कि अब हमने देखना है, अभी हमने चूँकि सारा स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किया है, अब हमने देखना है कि नेफ्रॉन फंक्शन किस तरह करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि जो हमारे पास ब्लड है वो फॉर एवरी कार्डियक बीट 20% जो है वो ब्लड को रिसीव करता है, और इस ब्लड को रिसीव करने के साथ ही वो अपने जो यूरिन फॉर्मेशन का जो है वो आगाज़ कर देता है। ठीक है जी। अब जो पिछली हमने डायग्राम बनाई थी उसी को हम डिस्कस करेंगे इसके साथ। जो हमारे पास नेफ्रॉन है वो 3 हिस्सों में काम करता है। या नेफ्रॉन ने अगर यूरिन बनाना है तो वो 3 स्टेप्स में बनाएगा। सबसे पहला स्टेप आता है जी फिल्ट्रेशन, सेकेंड वन इज़ रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज़ सिक्रीशन। ठीक है जी। अब फिल्ट्रेशन में जो हमारे पास स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो हमारे पास ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि जब हमारे पास एफिरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड इंटर होता है, ठीक है, क्योंकि एफिरेंट का क्या मतलब है, जहाँ से ब्लड इंटर होगा, तो जैसे ही ब्लड इंटर होता है तो आपको पता है ब्लड का अपना भी प्रेशर होता है। ठीक है, इस प्रेशर को मज़ीद इन्हेंस किया जाता है किस तरह कि जो हमारे पास ये जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं इनकी वॉल्स के अंदर पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जिसे हम कहते हैं पोरस वॉल्स हैं। ठीक है जी। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक ग्लोमेरुलस की वॉल बना कर दिखा रही हूँ और यहाँ पे हैं छोटे छोटे पोर्स। अब इन पोर्स के थ्रू क्या होगा कि इन पोर्स के थ्रू जितना भी वेस्ट है वो बाहर निकल जाएगा। थोड़े बहुत वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बाहर निकल जाते हैं, ग्लूकोज के भी जो है वो मॉलिक्यूल बाहर निकल जो छोटे होते हैं, और अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स भी बाहर निकल जाते हैं। जो नहीं निकलते वो होते हैं ब्लड सेल्स। ठीक है, यानी ब्लड का जितना अपना मटेरियल होता है वो बाहर नहीं निकलता, जबकि हमारे पास ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, वाटर और हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है जी। अब एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में पूछा भी जा सकता है वो ये है कि ग्लोमेरुलस के अंदर हम प्रेशर को किस तरह मेंटेन करते हैं और हम इतना प्रेशर कहाँ से लाते हैं कि ये सारी चीज़ें उस पोरस वॉल से बाहर निकल जाती हैं। तो आप इसका आंसर देंगे कि पहला रीज़न ये है कि जो हमारी वॉल्स के अंदर पोर्स हैं वो इसकी मदद से प्रेशर जो है वो डेवलप होता है। प्लस आपको पता है कि जो हमारे पास कैपिलरीज हैं ये फोल्डेड फॉर्म में है, और अगर आप जब भी अक्सर आपके घर में पाइप भी अगर आप उसको फोल्ड करते हैं तो ज़्यादा प्रेशर से पानी निकलता है। तो यही एक वजह है कि हमने ग्लोमेरुलस को इंटरमिंगल किया हुआ है या इसको फोल्डेड फॉर्म में रखा है जिससे प्रेशर डेवलप होता है। और इन्हीं 2 रीजंस की वजह से प्रेशर जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप होता है, जिससे कौन सा प्रोसेस होता है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है जी। और हम इस प्रेशर को फिर क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन प्रेशर। ऐसा प्रेशर जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है उसको हम फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं। अच्छा, जब प्रेशर ये डेवलप हो गया तो कौन कौन सी चीज़ें एज अ फिल्ट्रेट बाहर निकल गई उन छोटे छोटे पोर्स से, तो वो कौन कौन सी चीज़ें थी, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। लेकिन अगर आप फिर भी देखें हमारे पास ग्लूकोज भी इंपॉर्टेंट है, अमाइनो एसिड भी इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्गेनिज्म ऐसी इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ पे पानी कम है तो इसका मतलब पानी को भी रीअब्सॉर्ब करवाना है। सॉल्ट अगर जिस्म में कम है तो सॉल्ट को भी वापस लेके जाना है। हाँ, नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि जाहिर सी बात है वेस्ट की फॉर्म है तो आपने उसको बाहर निकालना है। इसका मतलब है अभी भी हमारे पास काम की चीज़ें मौजूद हैं और हमने इन काम की चीज़ों को वापस ब्लड में भेजना है। तो इसकी जिम्मेदारी होगी सेकंड स्टेप यानी रीअब्जॉर्प्शन में। तो इन सारी चीज़ें जो हमारे पास फ़िलहाल हमें अभी काम की चीज़ें लग रही हैं, इन काम की चीज़ों को वापस भिजवाना किसका काम है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। ये जो हमने यहाँ पे ब्लू में ड्रॉ की है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। हमने जितने भी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट और कैपिलरीज को ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सॉल्ट को इस फिल्ट्रेट में देखा है, वो आप इसके ऊपर लगी हुई पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से वापस भिजवा देंगे। तो अब हमें इसका मकसद समझ आया कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर कैपिलरीज क्यों मौजूद हैं। क्योंकि अगर हमने जो सी चीज़ें रीअब्सॉर्ब करवानी हो तो हम इन कैपिलरीज में भेज देते हैं और कैपिलरीज जो हैं वो ये सारी चीज़ें ब्लड में जाके वापस एंटर करवा देती हैं। तो अब जब हमारे पास ये सारी चीज़ें वापस चली गई हैं तो अब हमारे पास फिल्ट्रेट में सिर्फ क्या चीज़ मौजूद है, नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद है। तो अब आप इस नाइट्रोजनस वेस्ट को ईजीली रिमूव आउट कर सकते हैं। अब थर्ड स्टेप जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सिक्रीशन का।
अब ये जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, कुछ चीज़ें आप ब्लड में वापस भिजवा रहे हैं, कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू ब्लड में वापस भिजवा रहे हैं, थर्ड स्टेप में ब्लड जो है वो खुद चीज़ें जो है वो भिजवाता है नेफ्रॉन में, और वो क्या चीज़ है, H पॉजिटिव आयंस है। मींस ब्लड सिक्रीशन करता है इनटू नेफ्रॉन्स। और ये सिक्रीशंस क्यों होती हैं, ताकि जब यूरिन को बनाया जाए तो उसकी पीएच को भी मेंटेन किया जाए। ठीक है, ये नहीं है कि आपने जितनी चीज़ें निकालनी थी निकाल ली, जितनी चीज़ें आपने वेस्ट निकालनी थी निकाल ली। एट द सेम टाइम इन सारी चीज़ों की वजह से यूरिन की पीएच डिस्टर्ब हो सकती है, तो उसकी यूरिन को, उसकी पीएच को बैलेंस करने के लिए ब्लड जो है वो H पॉजिटिव आयंस को भेजता है। और वो कैसे भेजता है कि सबसे पहले ये H पॉजिटिव जो हैं इन ट्यूब्यूल्स की एपिथेलियल लाइनिंग को क्रॉस करते हैं और फिर उस यूरिन का हिस्सा बनते हैं, जिससे क्या होता है, उसकी पीएच बैलेंस हो जाती है। ठीक है जी, अगर हम लोग इसको भी नंबरिंग करते हैं ताकि आपको इससे जो है वो हेल्पफुल हो जाए। ठीक है जी, इसकी नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि आपके पास ब्लड एंटर होगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एफिरेंट आर्ट्रियोल्स, और फिर ग्लोमेरुलस में जो है वो फिल्ट्रेशन होगी। आपने जितना भी ग्लूकोज, माइनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, नाइट्रोजस वे, ये सब जो है उन पोर्स के थ्रू विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन प्रेशर बाहर निकल जाएंगे। देन ये आगे कहाँ जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट टुवर्ड्स द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन अगेन होगी, और फिर जो है वो जाएगा लूप ऑफ हैनल में। ठीक है जी, और यहाँ पे जो है वो H पॉजिटिव आयंस को जो है फर्दर सिक्रीट किया जाएगा ताकि इसकी जो है वो पीएच को बैलेंस किया जाए, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट में वो फिर इस तरह पास ऑन होता चला जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। ये जी छोटी सी अगेन इमेज है, ये आप देख रहे हैं हमारे पास ग्लोमेरुलस है और ऊपर बोमन्स कैप्सूल है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्रीन कलर के डॉट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं और आपके पास यहाँ पे ब्लू कलर के डॉट्स भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, जो ये ग्रीन कलर के डॉट्स हैं ये आपके पास नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, और जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं वो आपके पास वाटर है या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप इससे मेंशन कर सकते हैं। तो जितने भी ये ब्लू कलर के डॉट्स हैं इनको वापस रीअब्जॉर्ब करवाया जा रहा है। और रीअब्जॉर्ब क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि फ़िलहाल इस वक्त इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, बॉडी को इसकी ज़रूरत है, दैट्स वाई हम इसको रीअब्जॉर्ब करवा लेते हैं। ठीक है जी, अब एक छोटी सी वीडियो देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है जी, structure and functions. Objective: to understand the structure of a nephron in detail. The excretory system in human beings consists of a pair of kidneys. A magnified view of the longitudinal section of kidney shows two prominent regions, a cortex and a medulla. As we zoom into the cortex region, it shows the presence of numerous nephrons. Each nephron has a Bowman's capsule, a proximal convoluted tubule, a loop of Henle, a distal convoluted tubule that leads to a collecting duct. Nephrons are convoluted in the cortex region and straighten out as loops in the medulla region. Each nephron has a Bowman's capsule, which is a cup-shaped structure that has a layer made of squamous epithelial cells. In the cavity of the Bowman's capsule, there is a bundle of capillaries known as the glomerulus. The blood vessel entering the Bowman's capsule is known as the efferent arteriole and is thicker than the blood vessel exiting the capsule, which is thinner and is known as the efferent arteriole. The Bowman's capsule and the glomerulus together form the Malpighian body. This capsule extends into the proximal convoluted tubule (PCT). On the inner side, this tubule is lined by a brush-bordered epithelium with numerous microvilli. This PCT leads into the loop of Henle, which lies in the medulla region. It is U-shaped and has a descending limb and an ascending limb. This further leads into the distal convoluted tubule, which is again seen in the cortex region, and it finally joins the collecting duct. As blood flows through the glomerulus, water, salts, and waste diffuse into the Bowman's capsule.
This liquid then passes into the PCT and the loop of Henle, where water and important salts are absorbed back into the blood vessel. Only the waste material like urea and some water molecules proceed into the DCT, where more water may get absorbed into the interstitial fluid. This liquid formed is the urine, which is released into the collecting duct. This finally trickles through the kidney into the ureter, which helps the passage of urine into the urinary bladder. After a while, the urine can be excreted from the bladder. To summarize, the excretory system in human beings consists of a pair of kidneys